Hello, my dear students. From today, we are going to start group number 16. Group number 16 is also called chalcogens. As earlier you have written electronic configuration of group number 16, so write down once again the electronic configuration and remind it. Okay? Not necessary to write in fair note. Let us recall once again the elements, and as I have given you the formula old style से टीपो मगर प्यार से, तो the elements are oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium and livermorium. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, livermorium. Okay. This group is also called chalcogens. Why they are called chalcogens? Because their appearance is like a brass or like a allotrope of sulfur and copper mixture. They are appear like a chalcogens. Okay. Uh, this is the meaning of chalcogen. Now let us start with a question. So as you know that we have to write first physical periodicity, then oxidation states, then chemical periodicity, then after chemical properties, different reactions, then chemistry of first element, that is oxygen, and then chemistry of second element, that is sulfur. And similar way, the last question is oxoacids of sulfur, compounds of oxygen and compounds of sulfur. And another one question, that is the anomalous behavior of oxygen. That things we have to discuss in this group. एक बात समझ लीजिए, जैसे हमने 15 कंप्लीट किया वैसे ही 16 कंप्लीट करेंगे. पहले दो एलिमेंट की केमिस्ट्री लास्ट एलिमेंट की सिलेबस में है नहीं, बाकी की भी नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर के कंपाउंड्स. ठीक है. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ग्रुप छोटा होता जाएगा. यह ग्रुप जो है वो जितना लंबा नाइट्रोजन था उतना ही लंबा ग्रुप है. उसके बाद हेलोजन छोटा है और उसके बाद 18 नंबर बहुत छोटा है. So let us start with a periodicity in very simple language. See what happens. Periodicity already आप 11th में पढ़ चुके हो. इसका मतलब क्या है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है सब फिजिकल प्रॉपर्टी में, और लेफ्ट टू राइट क्या होता है. लेफ्ट टू राइट तो पूरा पीरियोडिक टेबल हो तभी होता है. अभी तो हमें डाउन द ग्रुप ही जाना है. चलिए, पहली है एटॉमिक रेडियस. तो आपको पता ही है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस. अब आयोनिक रेडियस आपको पता है कि 16 नंबर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अब आ जाते हैं, तो वो नेगेटिव आयन फॉर्म करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं. तो सीधी प्रॉपर्टी एक वर्ड में मैंने लिखी है. अपर साइड एरो उसका मतलब है इंक्रीजेस, डाउन साइड एरो इसका मतलब है डिक्रीजेस. ये है इंक्रीजेस, ये है डिक्रीजेस. तो डाउन द ग्रुप क्या होता है इसमें देखिए. डाउन द ग्रुप एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, आयोनिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस. लेकिन ये आयोनिक रेडियस नेगेटिव इज लेस देन with respect to its parents element. Okay. Sorry, greater than. जैसे आप 11th में पढ़े हो ना, Na प्लस इज लेस देन Na. सिमिलर वे O2 माइनस इज ग्रेटर देन O. ठीक है. पॉजिटिव आयन उसके पेरेंट एलिमेंट से छोटा होता है, नेगेटिव आयन उसके पेरेंट एलिमेंट से बड़ा होता है. ये कंसेप्ट 11th का है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ. अब तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयोनाइजेशन एंथैल्पी को देखिए. सिंबल है उसका डेल्टा IH. तो पीरियोडिसिटी बहुत ही सीधी सादी है इसकी. डाउन द ग्रुप एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. रेगुलर पीरियोडिसिटी है. ऑर्डर अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हो. हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन, लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पोलोनियम. यहाँ पे हम लिवरमोरियम की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं करेंगे क्योंकि वो सिंथेटिक एलिमेंट है. ठीक है. और लिवरमोरियम केमिस्ट्री इज अंडर इन्वेस्टिगेशन. अभी तक उसके बारे में सिर्फ हम एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका एटॉमिक मास इतना ही जानते हैं. ठीक है बेटा. तो अब देखिए
कि ये बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पे लिखी है, उसके ऊपर जरा आपको सोचना है कि वाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप नंबर 16 इज लेस देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप नंबर 15। ऐसा क्यों है? आप लोगों ने तो 11th में बेटा ऐसे पढ़ा था कि डाउन सॉरी एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल देन व्हाट हैपेंस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। तो 15 से 16 ग्रुप में जाओगे तो क्या होगा, आप लेफ्ट साइड जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो इंक्रीज होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है 16 की वो 15 से कम है, तो पूरा ग्रुप एक्सेप्शन में आ गया। ऑर्डर तो ऐसा आना चाहिए ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर 16 नंबर ग्रुप ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 15 नंबर ग्रुप। ऐसा नहीं आ रहा है क्योंकि 15 नंबर ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP3 वो बहुत ही स्टेबल है, क्योंकि ये जो है NP3 वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा ही आएगी क्योंकि 15 का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 16 में क्या है, P4 है, फिर 16 में है आपने लिखी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जनरल NH2 NP4 है, तो यहाँ ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम की वजह से ये पूरा ग्रुप जो है वो एक्सेप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो ये जरा ध्यान में रखना। चलिए आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं। नंबर 4, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये अब ग्रुप नंबर 16 से ये नई प्रॉपर्टी ऐड होगी, क्योंकि ग्रुप नंबर 16 एंड 17 के एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में नेगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है। आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, जितनी कम नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकती है। 18 नंबर ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है क्योंकि वो नेगेटिव आयन बनाते ही नहीं है, उसकी बिल्कुल टेंडेंसी नहीं है। लेकिन जो बनाते हैं उसमें अगर हम कंपेयर करना चाहे बेटा तो ऐसे कर सकते हैं कि डाउन द ग्रुप एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ये जनरल ट्रेंड है, ऐसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयन डिक्रीजेस, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? तो 11th स्टैंडर्ड के पीरियोडिसिटी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में चले जाइए और ये पूरा शॉर्ट नोट जो आपने लिखा है उसको रिवाइज करिए तो समझ में आ जाएगा। और अभी अगर मैं आपको बताऊं कि आपको कितना इसमें नॉलेज चाहिए, सिर्फ वैल्यू अगर आपको पता है किसी एलिमेंट की कि इसकी ज़्यादा नेगेटिव है, चलिए एक एलिमेंट है मेरे पास ऑक्सीजन, उसकी नेगेटिव है, और दूसरा है नाइट्रोजन, और दोनों में ऑक्सीजन की ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है, नाइट्रोजन की कम नेगेटिव है, तो मैं क्या बोलूँगा कि ऑक्सीजन की नेगेटिव आयन फॉर्म करने की टेंडेंसी ज़्यादा है नाइट्रोजन से। ठीक है, तो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर वो नोट भी कर दिया है, डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयन डिक्रीजेस क्योंकि डेल्टा EgH बिकम्स लेस नेगेटिव। लेकिन साहब यहाँ एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही बढ़िया कि हम ऐसा बोलते हैं कि डाउन द ग्रुप बिकम्स लेस नेगेटिव, सो ऑक्सीजन की हाईएस्ट नेगेटिव होनी चाहिए, सल्फर की उससे कम नेगेटिव, देन आफ्टर सेलेनियम, देन पोलोनियम, देन टेल्यूरियम, ऐसा होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन से सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई नेगेटिव है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सल्फर, सल्फर की हाई नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ये पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लेगा कि नहीं लेगा, लेगा तो इजीली अंदर लेगा कि थोड़ी हमें दिक्कत आ सकती है, मतलब कि हार्डली वो एंटर कर सकता है। तो हमें ऑक्सीजन जब नेगेटिव आयन बनाने के लिए उसमें ऐड करना है तो वो ऑक्सीजन 2p में ऐड है ना। जरा बेटा देख लेना वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की क्या है, 2p 2s2 2p4। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन बनाने के लिए 2p4 में ही जाएगा। अब सल्फर में जाएगा 3p। अब देखिए 2p जो है वो न्यूक्लियस के पास है, 3p जो है वो न्यूक्लियस से थोड़ी दूर है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो न्यूट्रल एटम में सेम होते हैं, बाहर से आप इलेक्ट्रॉन एक डालते हो तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे,
प्रोटॉन की कंपैरिजन में। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन चालू होगा। रिपल्सन कैसे होता है? जो जब ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नजदीक हो तो रिपल्सन ज्यादा होता है, दूर हो तो रिपल्सन कम होता है, रिपल्सन कम होता है। तो ये 2p जो है उसमें इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा है, 3p में कम है। तो 2p में इलेक्ट्रॉन बाहर से डालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ऑक्सीजन की इतनी टेंडेंसी, मैं ये नहीं बोलता टेंडेंसी तो अच्छी है ऑक्सीजन की, लेकिन यहाँ कंपैरिजन है। ठीक है, लड़का पढ़ने में अच्छा है, लेकिन अगर उससे कोई इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसकी कंपैरिजन में वो कम हो जाएगा। ये ऐसी कंपैरिजन है। ऑक्सीजन नेगेटिव आयन बनाने में हालांकि बहुत वेल नोन है, लेकिन सल्फर से कम है। सल्फर इजीली बना देता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन 3p में ऐड करना है और रिपल्सन उसमें बहुत कम है। तो इसकी वजह से ये हो रहा है। ये एक्सेप्शन मैंने आपको समझा दिया। अब बहुत बढ़िया कंसेप्ट आपको पता ही है, हमने 15 ग्रुप ने डिस्कशन किया था, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स द टेंडेंसी टू स्ट्रेच द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये एटम जब किसी के साथ बॉन्डेड होते हैं तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयन। दोनों में फर्क है, ध्यान में रखना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम बोले तो डाउन द ग्रुप एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ये एकदम रेगुलर ट्रेंड है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर के साथ सीधा संबंध है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, उसका मतलब कि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इस ग्रुप में जो ऑक्सीजन है वो सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आफ्टर फ्लोरीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। थर्ड नंबर पे कौन आता है सोचिए जरा? क्लोरीन आता है, सही है। तो ऑक्सीजन एंड सल्फर, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से हम ये बता सकते हैं कि ये दोनों नॉन मेटल है। अब उसके बाद जो दो है वो सेमी मेटल मीन्स मेटलोइड्स, एंड पोलोनियम इज अ मेटल। यहाँ पे लिवरमोरियम फिर नहीं लिखेंगे क्योंकि लिवरमोरियम है जो है वो सिंथेटिक एलिमेंट है, उसकी अभी केमिस्ट्री वेल नोन नहीं है, सिर्फ एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास को छोड़ के। और ये भी पता है कि वो रेडियो एक्टिव है। आगे जाके पोलोनियम को भी छोड़ देंगे क्योंकि पोलोनियम भी रेडियो एक्टिव है। ये केमिस्ट्री भी प्रिपरेशन कंपाउंड में छोड़ देंगे इन दोनों की। तो बाकी बचा ये दो एलिमेंट। ठीक है, अब चलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। सब मेल्टिंग पॉइंट में काफ़ी कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखे जाते हैं, वो मैंने 15 नंबर के ग्रुप में भी बोला था कि डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। तो ये ट्रेंड कभी रेगुलर होते ही नहीं है। तो डाउन द ग्रुप ऑक्सीजन टू टेलेरियम मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, टेलेरियम टू पोलोनियम मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। इसका कोई रीज़न हमें नहीं देना है क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो दिल लगा के प्रिपेयर करना है। ये हार्डली कभी आपको फिजिकल पीरियोडिसिटी पूछी जाती है, फिर भी आपको कोई ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा इसको समझना जरूरी है। अब बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम बात करें तो डाउन द ग्रुप सही सेम ट्रेंड आ रहा है। ऑक्सीजन टू टेलेरियम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड टेलेरियम टू पोलोनियम बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो इस ट्रेंड से बेटा ये मत समझ लेना कि जो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है वही मेल्टिंग पॉइंट का आता है, जो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड वही बॉइलिंग पॉइंट का आता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में सिर्फ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन देखे जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में डेंसिटी, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, काफ़ी चीज़ें देखी जाती है। तो यहाँ पे ये जो एक सेटिंग आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का, वो सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, कोई रिलेशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो जितनी प्रॉपर्टी मैंने फिजिकल पीरियोडिसिटी में मैंने आपके साथ डिस्कस की, ये प्रॉपर्टी जब आप ऑक्सीजन से सल्फर पर आओगे तो उसमें ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, एटॉमिक रेडियस हो, आयोनिक रेडियस हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, ठीक है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। क्योंकि ऑक्सीजन
अभी हम डिस्कस करेंगे बाद में कि ऑक्सीजन जो है फर्स्ट एलिमेंट शोज एनोमलस बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट ऑफ इट्स ग्रुप, और उसके रीजन जब हम देना चाहे तो वो स्मॉल साइज एंड द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप। अभी तो ये दो रीजन देंगे, आगे बोर्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी ऐड करेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। चलिए ये क्वेश्चन फिजिकल पीरियोडिसिटी का यहाँ पे खत्म करते हैं, एक बार पढ़ लेना, ठीक है, 2-3 बार लिख के तैयार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो। अब अकरेंस, अकरेंस जो है वो कभी एग्जाम में एज ए क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, फिर भी कभी ऑब्जेक्टिव गुजकेट में या तो हमारा 50 MCQ वाला पेपर जो आता है 50+50, उसमें कहीं पे ऑब्जेक्टिव हो तो आप इजीली सिलेक्ट कर सको। सिर्फ आपको देखना है ताकि ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे पता चले कि ये डिजिट और ये कुछ मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है। ऑक्सीजन जो है 46.6% वेट बाय वेट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, 21% वेट बाय वेट प्रेजेंट इन एयर। ये फिगर आपको याद रहे तो याद रखनी है, वरना तो आप पीरियोडिकली इसको रिवाइज करके याद रख सकते हो। ऑक्साइड्स ऑफ और मेटल और, मेटल और के जो ऑक्साइड है, मैं कुछ एग्जांपल दूं आपको। आप 10th में ब्लास्ट फर्नेस पढ़ चुके हो, ठीक है, उसमें आता था आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मर्क्यूरी ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये सब मेटल जो प्योर नहीं होती है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होती है, तो अब उसको और बोला जाता है, जिसमें मेटल ज़्यादा होती है ऑक्सीजन कम होता है। तो ये सब मेटल ऑक्साइड्स जो है, जिसको और बोलते हैं मेटलर्जी में, तो उसमें ऑक्सीजन होता है। प्लांट में भी, अब सोचो बेटा प्लांट में कैसे ऑक्सीजन निकलेगा, सही सोचा आपने, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, चलिए, सल्फर बहुत बढ़िया एलिमेंट है, मेडिसिन में भी काम आता है, तो कहाँ कहाँ कितना मिलता है देख लेते हैं, ठीक है। 0.03% टू 0.1% वेट बाय वेट, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये परसेंटेज दिखाई देते हैं। अच्छा पेपर सेटर कभी डिजिट वाले क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में सेट नहीं करता है, फिर भी हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसे क्वेश्चन नहीं ही आएंगे, तो बेटा आपको प्रिपेयर करना है। तो ये अर्थ क्रस्ट में इतना प्रेजेंट होता है कुछ, ये तीनों फॉर्मूला जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम में देखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जिप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट, बेराइट। तो जिप्सम सॉल्ट है कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट कंपाउंड है सब, उसमें सल्फर होता है, देखिए सल्फर है ही सल्फेट में SO4 में। तो यहाँ 2H2O है, ध्यान में रखना है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। इप्सम सॉल्ट में 7H2O मैग्नीशियम का सल्फेट है। बेराइट मतलब बेरियम सल्फेट, वो पूरा एनहाइड्रस है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। ट्रेस सल्फर, थोड़ा थोड़ा सल्फर जो है H2O, वोल्केनो उसमें से इरप्ट होता है H2S, जहाँ से भी वोल्केनो निकलता है वहाँ धुआं उठता है, और धुआं जो उठता है उसमें बहुत ही पंजेंट स्मेल आती है। उसमें एक गैस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, उसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। सल्फाइड ऑर्स हम 12th में पढ़ेंगे, मेटलर्जी टॉपिक चैप्टर नंबर शायद 4 या 6 है इसी बुक में, पार्ट 1 में, ठीक है। पुरानी बुक थी उसमें 4 था, इसमें शायद 6 हो सकता है। ये जिंक ब्लेंडी, गैलिना, गैलिना में लेड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, कॉपर पायराइड, CuFeS2, तो सब जो है वो सल्फाइड और ऑफ मेटल, उसमें सब में देखिए ये मैं राउंड कर रहा हूँ, वो सल्फर प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। तो वहां से भी आप सल्फर निकाल सकते हो, तो ये सब जो है सोर्सेस ऑफ सल्फर है। क्वेश्चन आपने लिख लिया ना, क्वेश्चन क्या है, गिव अकरेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 16, वो सब एलिमेंट हमें कहाँ से मिलते हैं वो आपको लिखना है। तो सल्फर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि गार्लिक है, अनियन है, प्रोटीन्स है हमारी बॉडी में, मस्टर्ड है, हमारा हेयर, वूल, एग, एग में तो कितना बड़ा सल्फर होता है। सल्फर इज गुड फॉर आवर स्किन, रिमेंबर, ठीक है। जब भी आप हमारे स्किन में कोई प्रॉब्लम होता है जो, तो आप ऑइंटमेंट लगाते हो, स्किन ऑइंटमेंट, उसमें जरा पढ़ना, उसमें सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं, दे आर गुड फॉर आवर स्किन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने हैं, बायोलॉजिकल उसको कंपाउंड भी बोले जाते हैं, तो प्रोटीन, गार्लिक, अनियन, मस्टर्ड, हेयर, वूल एंड एग, दीज आर ऑल द सोर्सेस ऑफ सल्फर। चलिए अब दो एलिमेंट में आते हैं, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम।
They are selenium obtained from selenide ore and tellurium obtained from telluride ore. Okay, it's okay. तो सल्फाइड और जो है उसके अंदर ये टेल्यूराइड और सेलेनाइड प्रेजेंट होते हैं। इज इट क्लियर? तो इसके कोई मोलिकुलर फॉर्मूला भी नहीं आपको याद रखने, सिर्फ सेलेनाइड एंड टेल्यूराइड दे आर प्रेजेंट इन सल्फाइड और। लेकिन सेलेनाइड, सेलेनियम और टेल्यूरियम के बारे में बोले तो आपको बोलना है कि सेलेनियम का और है वो सेलेनाइड है, टेल्यूरियम का और है वो टेल्यूराइड है। तो वो दोनों और कहाँ है? तो ये दोनों और ये सल्फाइड और में ट्रेस अमाउंट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे लिखा है ना ZnS PbS Cu2S CuFeS2, उसमें थोड़े थोड़े प्रेजेंट होते हैं। अब लास्ट वन पोलोनियम। पोलोनियम रेडियो एक्टिव है उसके, तो दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके जब यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, थोरियम रेडियो एक्टिव है, उसमें से जब अल्फा बीटा गामा रेस निकल जाते हैं तो वो दैट यूरेनियम एंड थोरियम इज कन्वर्टेड टू अनदर रेडियो एक्टिव मटीरियल एंड दैट इज कॉल्ड पोलोनियम। वो पोलोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पोलोनियम भी कुछ और एलिमेंट में कन्वर्ट होता होगा, लेकिन हमें तो हमारा सोर्स पोलोनियम देखना है। तो ये यूरेनियम एंड थोरियम दोनों का रेडियो एक्टिव डीके होगा, ठीक है, तो हमें पोलोनियम मिलेगा। मैंने जैसे बोला है कि लिवरमोरियम के बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, एक ऑब्जेक्टिव इजी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक रेडियो एक्टिव मटीरियल। तो जैसे ग्रुप नंबर 15 में भी लास्ट एलिमेंट सिंथेटिक रेडियो एक्टिव था, उसी तरह ये भी सिंथेटिक रेडियो एक्टिव मटीरियल है और इसकी लाइफ वेरी शॉर्ट है। उसका लाइफ पीरियड 1 सेकंड का फ्रैक्शन, ठीक है, मैं जैसे चुटकी बजाता हूँ तो उसकी हाफ लाइफ ख़त्म हो जाती है। जैसे समझ लो कि हम सब की एज 100 ईयर है, 100 ईयर्स, दैन 50 ईयर्स कंप्लीटेड मीन्स आवर हाफ लाइफ कंप्लीटेड। उसी तरह ये लिवरमोरियम की हाफ लाइफ एक चुटकी में ख़त्म हो जाती, वो किसी और में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर जो है 116 है, एटॉमिक मास 292 है, एंड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यू हैव ऑलरेडी रिटन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करो। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 16। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।